हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके टैक्सेशन टॉपिक का दूसरा कंपोनेंट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप सबको फिर से बता देता हूं कि हमने डायरेक्ट टैक्स को 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे तो इसका मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इसमें मेन चीज हमने पढ़नी है अब जीएसटी। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में हमने मेन चीज क्या पढ़ी सर, इनकम टैक्स। तो वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में हमने क्या पढ़ना है, जीएसटी। बाकी भी पढ़ेंगे लेकिन उनके ऊपर आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बार मैं याद दिलाता हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या था। सबसे पहले आपको याद होगा डायरेक्ट टैक्स क्या था। सर डायरेक्ट टैक्स वो था जिसका बर्डन और पेमेंट एक ही पर्सन करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जितनी आपने कमाई की आपने उसके ऊपर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसे हम कंजप्शन टैक्स भी बोलते हैं। जो आपने कंज्यूम किया है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है, ठीक है। मतलब कि इसमें आप टैक्स बर्डन ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। जो सेलर है वो अपना बर्डन कंज्यूमर पे डाल देता है, हां भाई टैक्स दो, मैं आपसे टैक्स लूंगा और इन रिटर्न गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है। पहले ये बड़े प्रकार के थे इनडायरेक्ट टैक्स। अबाउट आप कह सकते हो, अगर इंडिया की बात करो तो अराउंड 20 इनडायरेक्ट टैक्स थे। लेकिन अब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह सकते हो 3-4 ही बचे हैं, जिसमें से मेन कंपोनेंट एक ही रहता है, दैट इज योर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। अभी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अब आपको क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स अच्छा है कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है? तो सभी का कहना यही होगा कि डायरेक्ट टैक्स गंदा है क्योंकि उसे वो हमारी पॉकेट से जा रहा है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, डायरेक्ट टैक्स तो आप एक बार ही दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट आप दिन भर दे रहे हो। आपने आज मैगी ही खाई तो उस पर टैक्स दिया, आपने आज एक जीन्स खरीदी उस पर टैक्स दिया, एक आपने आज शर्ट खरीदी उस पर टैक्स दिया, आपने आज पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल के अमाउंट में भी टैक्स इंक्लूडेड होता है, उस पर आपने टैक्स दिया। तो एक तरह के हम कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स देते जा रहे हैं, लेकिन उसका दर्द नहीं हमें हो रहा। हम सोच रहे हैं हमने जीन्स खरीदी थी 1000 की, असली में उसकी कीमत थी 800 की। ये जो 200 रुपए हमने चाहे इनडायरेक्ट टैक्स ही दिया है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं हमें ये जीन्स पड़ी है 1000 की, असली में उसकी कीमत थी 800, ठीक है। लेकिन हम इसमें यह चीज कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ही हम ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं। बस इसका फर्क यह है कि इस पे हमें दर्द नहीं पड़ता, यह हमें लगता है कि ये सभी लोग पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स पे हमें लगता है ये सिर्फ मेरे पे लग रहा है, बाकी कोई पे नहीं कर रहा, एंड हम सोचते हैं कि हमारी पॉकेट से जा रहा है, तो उसके कारण हमें ये कष्ट प्रोवाइड करता है। होप कि अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता चल गया होगा। वैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने फीचर्स पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। क्या था इनडायरेक्ट टैक्स का पहला फीचर? सर पहला इसका फीचर था पेमेंट और टैक्स लोड। पेमेंट कौन करता है? सर पेमेंट करता है कंज्यूमर, सॉरी टैक्स लोड कंज्यूमर पे, और जो पेमेंट रहती है वो सेलर लेता है और सेलर इन रिटर्न गवर्नमेंट के ट्रेजर में डाल देता है। अब सर लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, इसकी लाइबिलिटी, इस लाइबिलिटी का मतलब टेंशन, इसकी टेंशन, इस टैक्स की टेंशन किसके ऊपर पड़ती है? इस टैक्स की टेंशन आप देख सकते हो, हियर द सेलर और सर्विस प्रोवाइडर मेक्स पेमेंट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर ट्रांसफरेबल टू द फाइनल कंज्यूमर। तो एक तरह से आप कह सकते हो इसकी टेंशन आपकी कंज्यूमर के ऊपर रहती है। नेक्स्ट इसका रहता है नेचर। नेचर किस हिसाब का रहता है? सर बताया था आपने, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर, ये चेंज नहीं होता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के लिए एक बराबर लगना है। जीएसटी अगर 18% किसी कंपोनेंट पे लग रहा है तो 18% ही लगेगा। नेक्स्ट आता है इवेजन। इवेजन का मतलब आप इस टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हो। अगर आप चोरी कर भी लेते हो, गवर्नमेंट क्या करेगी? सेलर को पकड़ेगी। तूने कंज्यूमर से टैक्स नहीं लिया, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुझे ये टैक्स पे करना पड़ेगा,
चाहे तू अपनी पॉकेट से पे कर, ठीक है। तो इसकी इवेजन थोड़ी सी मुश्किल है, इसकी चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इनकम टैक्स के चक्कर में क्या होता है, जो आप थोड़ा सा पैसा अपना शो नहीं कर सकते, आप अपनी इनकम उसमें छुपा सकते हो, उसे आप बोलते हो ब्लैक मनी, तो उसमें आपकी इवेजन हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इसके कारण क्या होता है, आपका प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो आप इनडायरेक्टली इसमें कह सकते हो कि ये आपको सेव करने में प्रमोट करती है कि हां अपने पैसे बचाइए, बेफालतू खर्चा नहीं कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल कवरेज। सोशल कवरेज में भी इन्होंने यही लिखा है कि सभी के ऊपर ये बराबर अमाउंट टैक्स लगता है, कोई ये नहीं देखता कि अमीर कौन है गरीब कौन है, तो सभी को ये प्रॉपर ट्रीट करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो ऊपर वाले जितना भी हमने पढ़ा ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको मैं बता दूं हमारा जीएसटी कब आया था, प्री जीएसटी पीरियड भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। प्री जीएसटी पीरियड क्या था सर, 1 जुलाई, इस डेट को नोट डाउन भी कर लो आप, 2017। इस दिन से पहले जीएसटी नहीं था, इस दिन के बाद जीएसटी स्टार्ट हो गया। इस दिन से पहले अराउंड आप कह सकते हो 20 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स एंड सो ऑन, बड़े ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1 जुलाई को मोदी सरकार ने एक बिल पास किया, एक एक्ट बन गया, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी जब बन गया उसने क्या किया, सभी के सभी ये जो 20 के अराउंड टैक्स थे उन सभी को निगल गया। कुछ टैक्स बचे हैं अभी भी, लेकिन वो भी ना के बराबर ही आप बोल सकते हो। तो उस बेसिस पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उस बेसिस पे, ठीक है, उस बेसिस पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को 3 पार्ट में बांटा है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अनदर वन इज कस्टम ड्यूटी, इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड द थर्ड पार्ट में मैंने डाल दिया मिसलीनियस एंड अदर टैक्सेस, मिसलीनियस एंड अदर टैक्सेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी काम कैसे करता है, जीएसटी अच्छा क्यों है, नीचे मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे बताया है। जीएसटी से पहले कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता था वो भी मैं बताऊंगा, और जीएसटी के बाद कैसे आपकी अमाउंट निकाली जाती है वो भी मैं बताऊंगा। अब ये जीएसटी है क्या, जैसे कि आपको ये नाम बता रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका अनदर नेम भी आप कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो, इसका साइन बोर्ड क्या है, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन में एक ही टैक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट का अलग अलग लॉ थे, हर एक स्टेट अलग अलग वैट रेट लगाती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद चाहे आप महाराष्ट्र जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे आप गुजरात जाइए, चाहे आप आंध्र प्रदेश जाइए, हर जगह सेम रेट लगेगा। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं एक टेलीविजन लेता हूं, टीवी था मेरे पास, 10,000 उसकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर 10% वैट लगना था। तो पहले क्या होता था, दिल्ली जाओ तो दिल्ली में अलग रेट था, पंजाब में अलग रेट था, महाराष्ट्र में अलग रेट था। लेकिन जीएसटी ने क्या किया, भाई आप सभी एक ही रेट लगाओगे, कोई अलग अलग रेट नहीं लगाएगा। तो इससे क्या हुई, यूनिफॉर्मिटी बन गई, यूनिफॉर्म हो गए रेट, सभी को नॉलेज हो गई कि इस कंपोनेंट पे कितना टैक्स लगना है। अब ये लगता कब है, जैसे नाम बता रहा है गुड्स पे और सर्विस पे। कब लगता है, जब आप इसकी सप्लाई करते हो। गवर्नमेंट कहती है जैसे ही आपने गुड्स बेचे, जैसे ही आपने गुड्स बेचे, अपनी कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट तो आपने ऐड करना ही है, क्योंकि हर बिजनेसमैन कमाने ही बैठा है। प्रॉफिट के साथ साथ कुछ जीएसटी भी ले लेना मेरे तौर पे, और ये जीएसटी लेकर अपने पास नहीं रखना, मुझे दे देना। गवर्नमेंट कहती है मुझे दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक ट्यूशन सेंटर ऑपरेट करता हूं,
मेरे इधर फीस स्ट्रक्चर है 10,000, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर कितना है 10,000। अब मेरे पास आए लोग, कोई आया कहते हैं हाँ जी सर बताइए आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कहा 10,000 कोर्स का। 10,000 तो कोर्स का था, क्या मैं 10,000 ही लूंगा? मेरे सीए साहब आए, उन्होंने बोला सर जीएसटी भी ले लेना वरना वो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो जीएसटी कितना लग रहा है 18%। मैंने कहा प्लस 18% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितनी होगी फीस? सर 10,000 का 18% होता है 1,800 रुपया, तो 10,000 प्लस 1,800 आपका हो गया 11,800। मतलब अब जो कंज्यूमर आएगा मेरे पास, जो मेरी सर्विस लेने आएगा मेरे पास, उसने कितना पैसा देना है मुझे? 11,800। लेकिन इसमें से 10,000 जो है वो मेरी पॉकेट में जाएगा, 1,800 जो है वो गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा। क्योंकि साल के एंड में मैंने गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड की है, मेरे पास इतने कस्टमर्स आए थे। मैंने उन्हें बताया मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आए थे इस साल। वो कहते अच्छा एक से आप कितनी फीस लेते हो? 10,000। 10,000 का 10% 1,800, तो 100 बच्चे आए थे, 100 बच्चों का 1,800 से आप मल्टीप्लाई कर लो और वो मुझे दे दो, वो मैं बोलूंगा जीएसटी। अब क्या हुआ, आपको पता है हमारे इंडिया की क्या खासियत है, पर्सनली नहीं लेना इसे, हमारे इंडिया की खासियत यह है हम बार्गेनिंग किए बिना नहीं रहते। मैं भी हूं, मैं भी बार्गेनिंग किए बिना नहीं रहता, एक्यूरेट सही अमाउंट ही देनी है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक दिन एक स्टूडेंट आया, उसके घर वाले मेरे से करने बैठ गए कि सर थोड़ी सी फीस कम कर दी जाए। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता एंड सो ऑन। लेकिन बाद में मैंने कहा चलो कोई ना, स्टूडेंट ब्रिलियंट है, मैं ले लेता हूं। तो उन्होंने बोला सर हम फीस देंगे 8,000। मैंने चलो ठीक है। मैंने कहा लेकिन साथ में जीएसटी भी दे देना। कहते नहीं नहीं सर ये इतना 8,000 काफी है, खत्म, बस इतना ही देना हमने। मैंने कहा चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मेरे से मांगे मेरे खाते। हाँ भाई बता तूने कितने बच्चे पढ़ाए? मैंने कहा इतने इतने बच्चे पढ़ाए, लेकिन एक बंदे ने मुझे ना जीएसटी नहीं दिया इसलिए मैं आपको जीएसटी नहीं दूंगा। गवर्नमेंट कहती ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो जिस बच्चे से तूने 8,000 रुपया लिया है इसका मुझे 1,800 रुपया चाहिए, इसका मुझे 1,800 रुपया चाहिए ही चाहिए, नहीं तो तू अपनी पॉकेट से दे दे। मैं कहा ये तो क्या हो गया, आगे मैंने गाटा खा के उसकी फीस भी कटाई और 1,800 रुपया एक्स्ट्रा मैं गवर्नमेंट को भी दूंगा। तो उसके लिए क्या सोचा मैंने, अब तो मैंने उधर देखा, मैंने 8,000 रुपये लिया है उससे, जिसमें से 1,800 रुपया मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो मेरे पास एंड में कितना बचा? सर मेरे पास बचा 6,200। ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, साल भर की 6,200। ठीक है, फिर मैंने उधर दिमाग लगाया, मैंने बोला गवर्नमेंट 2 मिनट रुको। मैंने एक्चुअली उस बच्चे से कितने पैसे लिए थे? 8,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। कहते अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। मैंने बोला मैंने 8,000 लिए थे जीएसटी इंक्लूड करके, तो एक तरह का, तो मैंने क्या किया, अपना टैक्स बचा लिया। कैसे? मैंने बोला उस बच्चे से मैंने अपनी फीस ली है 8,000 इंटू 100, 18% टैक्स था तो डिवाइड बाय 118 कर देता हूं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का आपको पता होगा बेसिक रूल। तो ऐसे किया तो मेरा आंसर आता है 6,780। मैंने बोला उधर मेरी फीस थी 6,780, मेरी फीस 10,000 नहीं थी। कहते अच्छा, और मैंने उसे कितना टैक्स दे दिया? 8,000 माइनस 6,780 इज इक्वल टू 1,220। तो इसमें मैंने जीएसटी कितना दिया गवर्नमेंट को? 1,220। देना कितना था? 1,800। मैंने इधर अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा 8,000 मैंने इंक्लूसिव जीएसटी लिया,
तो इधर से मैंने अपना जो बार्गेनिंग में मुझे नुकसान हो गया था तो वो भी पूरा कर लिया। होप कि इतना क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आगे जीएसटी। मैंने थोड़ा सा आपको बस बताना था जीएसटी के बारे में, वो कैसे करता है ये। तो अब आता है आपका टैक्सेस सबस्यूम्ड, मतलब वो निकल गया सारे के सारे टैक्सेस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले हमारे इधर वैट होता था, ऑक्ट्राइड ड्यूटी होता था, सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था। इन सभी को सभी टैक्सेस को वो निकल गया और उसे एक नाम दे दिया गया, दैट इज जीएसटी, या आप उसे बोल सकते हो वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, आप इधर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं, थोड़ी सी नीचे चलते हैं, जो प्री जीएसटी का पीरियड था, जीएसटी से पीरियड का पहले का टाइम, उस टाइम पे क्या होता था। उस टाइम पे क्या होता था, ध्यान से समझना। ये मैंने एक मैकेनिज्म बनाया प्रॉपर। गवर्नमेंट कहती थी, देखो पहले क्या होता है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, उसे मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चर करने के बाद आप उसे होलसेलर को बेचते हो, होलसेलर को बेचने के बाद आप रिटेलर को, रिटेलर के बाद आप किसको बेचते हो, कस्टमर को। इस हिसाब से प्रॉपर चेन चलती थी। तो क्या होता था, गवर्नमेंट पहले पकड़ती थी मैन्युफैक्चर को, मतलब जो रॉ मटेरियल दे रहा है। अच्छा, तू रॉ मटेरियल बेच रहा है मैन्युफैक्चर को, मुझे ना ऊपर वैट लगा के दे देना। तो इधर आपको वैट लग गया, फिर मैन्युफैक्चर का आया। फॉर एग्जांपल इधर 100 रुपए की चीज थी और 10 रुपए वैट लग गया, तो मैन्युफैक्चर कितने का पड़ गया, 110 रुपए का। अब क्या होता था, जो मैन्युफैक्चर करने वाला था उसने वैट तो देना ही देना है, साथ में एक्साइज ड्यूटी भी देनी है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। फिर वो क्या करता था, जब होलसेलर को बेचता था, वैट भी इंक्लूड करता था, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड करता था, फिर जाके होलसेलर के पास पहुंचती थी। फिर होलसेलर भी वैट इंक्लूड करता था, फिर वो पहुंचती थी रिटेलर के पास, फिर रिटेलर वैट इंक्लूड करता था, फिर किसके पास पहुंचती थी, एंड कंज्यूमर के बाद। ये कब के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, प्री जीएसटी। ठीक है, देख रहे हो आप कितनी बार वैट लग गया, 1 2 3 4, 4 बारी वैट लगा और एंड में कंज्यूमर बेचारे को सारा का सारा वैट झेलना पड़ा। अब मैं बताता हूं प्रॉपर अमाउंट के साथ कि वैट सिस्टम चलता कैसे था, उसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और जीएसटी के टाइम पे कैसे टैक्स लगता है। जीएसटी इज योर वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जितनी आप वैल्यू ऐड करते हो उसी पे टैक्स लगता है, ना कि आपका टैक्स ऑन टैक्स है। जो पहले प्रीवियस टैक्स थे दैट आर टैक्स ऑन टैक्स। देखना आप ध्यान से, मैकेनिज्म सीखना। मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल लिए। सबसे पहली चीज क्या रहती है, फॉर एग्जांपल हमने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी कीमत थी 100 रुपए, 100। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, सर वैट लगा के देना, क्योंकि हमने आपसे वैट लेना है। कहते ठीक है, 10% वैट लगा, कितना हो गया 10 रुपए, और टोटल कॉस्ट कितनी होगी 110 रुपए। अब मैन्युफैक्चरर को कितना क्या पड़ा, मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा, सर 110 का पड़ा, क्योंकि उसने 100 रुपया कीमत दी, 10 रुपए सर वैट दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस करने बैठे मैन्युफैक्चरर भी, उसने कुछ कमाना तो है, कुछ एड ऑन वैल्यू भी करनी है। उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा 40 रुपए। प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा, 40 रुपए। 110 की तो उसे कीमत पड़ रही थी, 40 रुपए का उसने अगला प्रॉफिट मार्जिन रखा, या आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चे हुए उसे इंक्लूड करके और प्रॉफिट को इंक्लूड करके 40 रुपए उसने सोचा ऊपर ओ लगाऊंगा मैं, तो कितने का हो गया सर 150। 110 प्लस 40 150। अब वो जब होलसेलर को बेचेगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलती है वैट लगा, कितना 10%, तो उसने वैट लगाना है 10%। 150 का 10% कितना होता है 15 रुपए, तो होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया 165। होलसेलर तक पहुंचते तक कितना हो गया 165। अब होलसेलर ने भी कमाना है, वो भी कुछ ऐड ऑन करेगा, कमाने ही बैठे हैं सभी लोग, तो उसने प्रॉफिट मार्जिन रखा 15 रुपए। 165 प्लस 15 इज इक्वल टू 180। 180 तो 180 का तो उसने बेचना है, लेकिन गवर्नमेंट कहती वैट भी तूने लेना है, तो वैट कितना लगा 10%।
180 का 10% 18 रुपए, कितने का हो गया? 198 का हो गया। रिटेलर को कितने का पड़ा? सर रिटेलर को पड़ा 198 का। समझ रहे हो प्रॉपर मैकेनिज्म जो मैंने बनाया है? रिटेलर को कितने का पड़ा? 198 का। अब उसने भी कमाना है, उसने कहा कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 12 रुपए, कितने का हो गया? 210 रुपए का। वैट अब लगा के देना उसने, 210 में 10% कितना हो गया? 21 रुपए। 210 में 21 रुपए प्लस किए तो 231। मतलब अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, रॉ मटेरियल था 100 रुपए का, आगे पहुंचते पहुंचते वो कितने का बन गया? 231 का। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का बन गया? 231 का। इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, या आप इसे कह सकते हो कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन ये जो चीज है जीएसटी में खत्म कर दी। जीएसटी कहता आप जितनी ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू डालोगे आपने उतना ही टैक्स देना है। जीएसटी ने क्या किया? कुछ नई टर्म्स लाई, दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स क्या था? जो आप पीछे टैक्स दे चुके हो उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो आपने आगे से टैक्स लिया है उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आगे मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये अब आपका आ गया अंडर जीएसटी कैसे मैकेनिज्म चलेगा। सेम ऊपर वाली एग्जांपल ही लिए मैंने। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की कीमत है 100 रुपए, जीएसटी है हमारा 10%, 100 प्लस 10 110। इतना क्लियर है? सेम ऊपर तक की है। अब क्या होगा इसमें? क्या करेगा? जो मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल बेचने वाला है वो 100 रुपया तो अपने पास रख लेगा, और ये जो 10 रुपए है गवर्नमेंट को दे देगा एज ए जीएसटी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर को कितने का बड़ा सामान? 110 का। नहीं, उसने क्या किया? 100 रुपए का उसे सामान पड़ा है, 10 रुपए का तो उसने टैक्स पे किया। इसलिए मैन्युफैक्चरर को कीमत कितने की पड़ी? हमने वो चीज देखनी है, हमने जीएसटी नहीं देखना। मैन्युफैक्चरर को कितने की कीमत पड़ी है? सर 100 रुपए की। उसने प्रॉफिट कितना कमाना है? ऊपर वाले एग्जांपल में 40 रुपए कमा रहा था, तो इधर भी 40 रुपए कह रहा है मैंने कमाने हैं, तो उसने 40 रुपए कमाए। कितने का हो गया? 140। जीएसटी कितना लगना है? 10%, 14 रुपए हो गए, तो कितना हो गया? 154। कितना हो गया? 154। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने कितना जीएसटी लिया? सर 14 रुपए। मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी दिया था ऊपर, जिससे उसने सामान लिया था? ऊपर दिया था उसने 10 रुपए। मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो 10 रुपए है दैट इज इनपुट टैक्स, और ये जो 14 रुपए है इट इज योर आउटपुट टैक्स। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स लिया होलसेलर से? दैट इज 14 रुपीज। गवर्नमेंट कहती है तूने ये 14 रुपए नहीं देने मुझे, क्योंकि तू तो 10 रुपए पर दे चुका है। तूने मुझे 10 रुपए दे दिए थे जो तूने अपने रॉ मटेरियल वाले को दिए थे, वो तो मेरे पास आ गए। तूने देना है इनका माइनस, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 4 रुपए। तूने मुझे 4 रुपए देने हैं। ये जो 10 रुपए इसमें 10 प्लस 4 है, ये 10 रुपए तो तू ऊपर मुझे दे चुका है। ये था जीएसटी का फायदा। आगे और बढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब होलसेलर को कितने का पड़ा? सर होलसेलर को पड़ा 100 प्लस 40 140 का। होलसेलर को कितने का पड़ा? 140 का। वो कहता मैंने प्रॉफिट कमाना है 15 रुपए। कितने का हो गया? 155। 155 का 10% 15.5, लेकिन मैंने इधर अप्रॉक्स ले लिया, पॉइंट में नहीं लिया, तो मैंने इसलिए 16 ले लिया। कोई चक्कर नहीं, 0.5 से कितना ही फर्क पड़ जाता है। तो जीएसटी कितना लगा? 16 रुपए। होलसेलर ने कितने पैसे लिए? 171। टोटल कितना लिया होलसेलर ने? 171, जिसमें से जीएसटी उसने कितना लिया? 16 रुपए। ऊपर कितने का दे चुका है? 14 रुपए दे चुका है। तो उसने गवर्नमेंट को कितना पे करना है? सर गवर्नमेंट को उसने पे करना है 14, तो वो पहले का पे कर चुका है।
उसने गवर्नमेंट को पे करना है 2 रुपए। इधर हमारा टैक्स ऑन टैक्स बच गया। आप देख रहे हैं ऊपर वाले केस में गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही थी, पहले 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 18 रुपए और एंड में 21 रुपए। इन सभी को आप प्लस करोगे तो आपकी कितनी ज्यादा अमाउंट बन जाती है, ठीक है। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने कहा पहले तो हमें इधर 10 रुपए मिले, इधर 4 रुपए मिलेंगे और इधर अभी तक 2 रुपए मिल चुके हैं। अब एक को स्टेप नीचे चलते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर। रिटेलर को कितने का सामान पड़ा सर? रिटेलर को पड़ा 140 का, होलसेलर को पड़ा था और 15 उसने प्रॉफिट रखे तो 155 का पड़ा सर उसे। रिटेलर को कितने का पड़ा? 155 का। उसने क्या किया? प्रॉफिट को ऐड किया। उसने प्रॉफिट कितना कमाना है? 12 रुपए। कितने का बन गया? 177। कितने का बन गया? 167, ठीक है, 167। 167 का 10% सर होता है 16.7, लेकिन मैंने इसको अप्रॉक्स ले लिया 17। 167 में 17 ऐड करो तो कंज्यूमर को कितने का पड़ा? 184। ऊपर वाली एग्जांपल में कंज्यूमर को कितने का पड़ा था? 231। नीचे कितने का पड़ रहा है? 184 का। देखा आपने डिफरेंस? क्यों जीएसटी अच्छा है हमारे नेशन के लिए? सभी डेवलप्ड नेशंस में जीएसटी सिस्टम ही चलता है, मैं आपको ये बता दूं। तो तभी हमारी मोदी सरकार ने भी ये इंप्लीमेंट किया। तो अब आप देख सकते हो रिटेलर कितना टैक्स पे करेगा। उसने आउटपुट कितना दिया? आउटपुट उसके पास कितना आया? 17। इनपुट उसने कितना दे दिया था? 16। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स उसने पे करना है? 1 रुपए। गवर्नमेंट को कितना पे करना है उसने टैक्स? 1 रुपए। होप कि इतना मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था जीएसटी का मैकेनिज्म। अब आप इधर देख सकते हो जो रिटेलर था, रिटेलर ने टोटल आउटपुट टैक्स कितना लिया था? 17। कंज्यूमर को टोटल टैक्स कितना पे किया? कंज्यूमर ने 17, ठीक है। कंज्यूमर ने कितना पे किया? 17। लेकिन आप इधर देख सकते हो टोटल टैक्स भी गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 17 रुपीज ही गए हैं। कैसे? 1 रुपए इधर, 2 इधर, 3 हो गए और इधर आप कह सकते हो 4, 7 रुपए हो गए और इधर 10। तो 7 + 10 17 रुपीज ही गवर्नमेंट को मिले हैं। 17 रुपीज जो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, जो कंज्यूमर ने ही एंड में एक तरह का आप कह सकते हो बेयर किया, तो वो ही गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं। लेकिन जो ऊपर वाला सिस्टम था, इट इज टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। इधर वो कहता था जितने का आपको पड़ा है इंक्लूडिंग द वैट, उसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे। लेकिन इधर वो कहता था जीएसटी को आप इंक्लूड नहीं करो, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं, इसने वैल्यू कितनी ऐड की? 40 रुपए की। 40 रुपए की वैल्यू ऐड की ना, प्रॉफिट जितना कमा रहा था। तो 40 का 10% 4 रुपए, और उसने टैक्स कितना पे किया? 4 रुपए ही पे किया। इसने कितनी वैल्यू ऐड की? 15 रुपीज। 15 का 10% 1.5, ठीक है। तो इधर हमने वैसे ही 0.5 एक्स्ट्रा ले लिया था, उसके कारण 2 आ गया, तो हमने उतना ही टैक्स पे किया। आप आगे भी ये चीज देख सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। होप कि आपको पता चल गया होगा क्यों नेशन के लिए जीएसटी फायदेमंद है। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। व्हाट इज जीएसटी इन इंडिया? अभी जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसके ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शन ये आपका आ गया। जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, हमें पता है सर, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। आगे लिखा है इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी आपको मैं बता चुका हूं। अब इसके बारे में जो चीज आपको मेन चीज अब पता होनी चाहिए, डैट जीएसटी हमारे पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? इट इज पास्ड ऑन 29 मार्च 2017। इसे आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंप्लीमेंट केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? दैट इज 1 जुलाई 2017। अगर हम जेएंडके की बात करें, जेएंडके वालों ने उसके भी बाद में इंप्लीमेंट किया, दैट इज 8 जुलाई। ये भी आप नोट डाउन कर लो, 8 जुलाई 2017। In other words, GST is levied on the supply of goods and services. GST किस पे अप्लाई किया जाता है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है
आप ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे जब आपने जीएसटी अप्लाई करना है, लाइव करना है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी इन इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, इसको बस आप नोट डाउन कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है जो जीएसटी है वो क्या है, एक मल्टी स्टेज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है टैक्स, साथ में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे उसका टैक्स पहुंचना है उधर ही पेमेंट होनी है, उसी स्टेट में पेमेंट होनी है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड लाइव डूइंग वैल्यू एडिशन, जितनी आप वैल्यू ऐड करते हो उसी पे ये लगता है। तो ये आपका क्या है, जीएसटी। जीएसटी इज ए सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। और ये भी आपको मैं बता चुका हूं, चिंग चिंग के बोल दिया है कि वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। अब बात करते हैं जर्नी ऑफ जीएसटी। मैंने जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स के टाइम पे ही बता दिया था दैट जीएसटी जब लाने की बात की गई थी वो 2000 सन से चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ बाधाएं आती रही, कभी अप्रूव नहीं हो रहा था, इसके ऊपर कभी बातें नहीं हुई, फिर उसके बाद मोदी सरकार ने इसे 2017 में लाया है। मतलब आप कह सकते हो 2007 में ही इसके ऊपर लॉ बनने की कोशिश की गई थी। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। वैसे तो मेन एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है, इट हेल्प्स टू एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है इट इज द अपकमिंग ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। मतलब जो आपकी नेशनल मार्केट है उधर वन नेशन वन टैक्स इसने यूज किया है। मतलब हर पूरे के पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी, एक ही रेट लगेगा, दैट इज जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। तो ये आप कह सकते हैं कॉमन नेशनल मार्केट लाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। सेकंड बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो वैट सिस्टम में रहता था हमें कितना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था, जो हमने इधर अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो वो हमें कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने में मदद किया जीएसटी ने। सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट, मेन एडवांटेज आप इसे कह सकते हो। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट पे काम करता है कि नहीं करता, तो दैट इज नो, वो हमारे पुराने टैक्सेस काम करते थे। नेक्स्ट आता है, अब आपको मैं बता दूं जीएसटी ने, इनका एक पोर्टल है, इनकी एक वेबसाइट है जिसपे इन्होंने अराउंड माना जाता है कि 1500 करोड़, मेरे हिसाब से तो इतना ही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, उन्होंने इतना पैसा खर्चा है इस वेबसाइट पे ताकि आपको घर बैठे ही सारी फैसिलिटीज मिल जाए। तो जीएसटी में आपकी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग रिटर्न ऑफ जीएसटी मेड सिंपल एज एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी रिटर्न आप ऑनलाइन भर सकते हैं, जीएसटी की आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको उधर ऑनलाइन चालान जनरेट हो जाता है, आपको कुछ भी कहीं भी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जीएसटी का वही आ गया, वन नेशन वन टैक्स, इसका मेन मोटो था और यही इसका मेन एडवांटेज है। अब बात करते हैं आज का लास्ट चीज, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 3 कंपोनेंट है, ठीक है। जीएसटी के कितने कंपोनेंट है आप देखते होगे, जब भी आप कोई चीज लेने जाते हो उधर लगता है सीजीएसटी, फिर आपका लगता है एसजीएसटी और कभी कभार लगता है आईजीएसटी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो जीएसटी कितने कंपोनेंट है, अगर आपसे पूछा जाए सर 3 है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले क्या होता था, जो वैट था, पहले की प्री जीएसटी की अगर बात की जाए, जो वैट था वो अमाउंट तो एक ही लगता था, लेकिन आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट कहती आप जीएसटी लगा रहे हो, सारा का सारा पैसा आप ले लोगे तो हम तो घाटे में चल जाएंगे, हमारी भी तो इनकम होनी चाहिए, हमने भी तो अपने स्टेट की वेलफेयर के लिए खर्चना है। तो क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब ये लॉ पास किया, उन्होंने कहा इसके 2 कंपोनेंट रखो, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी हो गया सेंट्रल बेस, एस हो गया स्टेट बेस। मतलब कि अगर आपके किसी कंपोनेंट पे 18% टैक्स लगता है तो 9% आपका जाएगा
सेंट्रल को, 9% आपका जाएगा स्टेट को। अगर आपके किसी कंपोनेंट पे टैक्स लगता है 5%, तो 2.5% जाएगा सेंट्रल को, 2.5% जाएगा स्टेट को। तो आप कह सकते, कोई अभी बिल भी पड़ा है जिसमें जीएसटी कटा होगा, उधर आप देख सकते हो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आधे आधे उन्होंने उधर बांटे होंगे, लेकिन वैट के टाइम पे इन्होंने बांटे नहीं होते थे, वो इनकी अंदर की बात रहती थी। ठीक है, अब इसमें जो आपने मेन चीज याद रखनी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो ये दो कंपोनेंट है, अभी तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ दो कंपोनेंट, ये इंट्रा स्टेट सेल पे ही लगते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इधर कहां के निवासी हैं, हम जेएंडके के निवासी हैं। अगर ये सामान आप जेएंडके टू जेएंडके ही बिकेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, हमारा जम्मू से सामान कश्मीर जा रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब वैसे यूटी है तो यूटी जीएसटी भी लगता है, तो अब भी हमें वैसे स्टेट में ही कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अगर आपका बॉर्डर के बाहर नहीं जा रहा सामान, विद इन द स्पेसिफाइड बॉर्डर में ही रहता है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब क्या हुआ, कभी कभार क्या होता है, अब आप बाहर भी सामान बेचते हो, बॉर्डर के बाहर भी जाता है सामान, तो उसके लिए एक नया कंपोनेंट लाया गया, दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये लगता कब है, ये आपका लगता है जब आपकी इंटरस्टेट सेल होती है। मैंने बोल्ड जो किए होते हैं ना, इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहते हैं। इंटरस्टेट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, या आप कह सकते हो जेएंडके से, जब जेएंडके के बॉर्डर के बाहर जाएगी, आप कह सकते हो पंजाब गया कुछ सामान, तो उस पर आपने क्या लगाना है, आईजीएसटी। आईजीएसटी जस्ट अ एजेंट, जो एक एजेंट का काम करती है टैक्स लेने का, और वो आगे क्या करती है, आधा टैक्स बांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा टैक्स वो बांट देती है जिसने पेमेंट की है जिस स्टेट में। अब हमारे लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, हम अगर पंजाब स्टेट को बेच रहे हैं तो क्या हम पंजाब की भी लाइसेंस लेंगे, हमने महाराष्ट्र को बेचा, क्या हम महाराष्ट्र का भी लेंगे, क्या हम सभी का लाइसेंस लेंगे, तब ये जाके हम उधर बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको आसान करने के लिए क्या किया, आईजीएसटी को एक एजेंट बना दिया, वो आपके बिहाफ पे सभी से टैक्स ले लेता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसका ये टैक्स बनता होगा और जिसके ये स्टेट के लिए ये बनता होगा। ठीक है, बस आपको मेन चीज ये पता होनी चाहिए, दे आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो आपका कब लगता है सर, वो हमारा लगता है जब हमारी इंट्रा स्टेट सेल हो, मतलब विद इन द बॉर्डर। लेकिन अगर हम बॉर्डर के बाहर गए तो हमारा लगेगा आईजीएसटी, जो एक एजेंट का काम करती है। होप कि इतना क्लियर होगा। आज के इसलिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। अभी मैंने आपको जीएसटी का ओवरव्यू दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपके मिसलिनियस एंड कस्टम ड्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं आज। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।